नमस्कार, आप देख रहे हैं TNNonline.in और मैं तरुण। आज हम बातचीत करेंगे नेपाल और भारत के रिश्ते पर। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नेपाल के युवा और तेज तर्रार पत्रकार संजय तिवारी जी, जो कि जनकपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। बहुत खुशी मैं हुई। पिछले दिनों जो काला पानी और लिपुलेख दर्रे के पास जो जिस तरह से तनाव बढ़ा है भारत और नेपाल के रिश्ते पर, एक बहुत हमारा अटूट संबंध है। भारत न सिर्फ सांस्कृतिक के विषय में अगर बात किया जाए, बल्कि रोटी बेटी का भी संबंध कहा जाता है। जब ये विवाद या इस तरह का जब तनाव बढ़ा, तो नेपाल में और नेपाल के लोग क्या सोच रहे थे और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी इस? देखिए, सबसे पहले तो ये जो इशू हुआ था पिछले महीने, जो नेपाल का नेपाल के जो संसद में पास भी हुआ, आपका एक बिल पास हुआ जिसमें जी कि कुछ हिस्से हैं, लिंकुआ धारा और लिपू लेक और काला पानी का जो 3 जगह है, उसको समेट के नेपाल ने अपना एक नक्शा जारी किया था, उसको संसद से पास भी किया। तो इससे पहले इसमें बहुत सारे बातें हुई। देश के जो मुख्य विपक्षी दल है या फिर और दूसरे भी पार्टी के जो नेतागण है, इसके बारे में सवाल भी उठाए गए और इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हुई। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये खासी एक इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन था, इसमें जो चाइनीज इफेक्ट हम लोग अभी देख रहे हैं, चाइनीज इफेक्ट का एक नमूना था। क्योंकि ये इससे पहले जो चाइनीज एम्बेसी की ओर से जो वहाँ नेपाल में जो चाइना के इन्वेस्टर है, उनका जो क्रियाकलाप देखा गया नेपाल में, एक राजदूत के मर्यादा के ऊपर जाते हुए, मर्यादा को तोड़ते हुए उन्होंने पार्टी के नेताओं से मीटिंग करके और इंडिया और चाइना के बीच में जो एक पहले से आपको जो क्राइसिस चल रहा था, एक क्रैश चल रहा था, उसके बीच में नेपाल को कैसे अपने साथ लिया जाए, ताकि इस बीच में उनका ये एक मतलब कि चाइनीज रणनीति ही था, जिसके तहत पास किया गया। ताकि नेपाल के लगभग सारे लोग जानते हैं। लेकिन बात ये है कि नेपाल में जो ये नक्शा पास हुआ और इसका जो इशू चला, ये आपको एक राष्ट्रीयता से एक नेशनलिज्म को जोड़ के, और इस दौरान जो नेपाल में जो फिलहाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, उनका सत्ता भी डगमगा रहा था और इसको लिया करके सत्ता को कैसे बचाया जाए, उसको प्रयोग करने के लिए उन्होंने ये कदम डाला था। और जाहिर है कि इसका प्रतिक्रिया क्या हुआ। राजनीतिक की बहुत प्रतिक्रियाएं आई और इंडिया नेपाल के बीच में जो संबंध बिगड़ा, ये अभी तक के सबसे ज्यादा हद तक बिगड़ा हुआ संबंध में पहले कभी नहीं। तो राजनीतिक रूप से नेपाल और इंडिया के बीच में रिश्ते बिगड़े हैं और इसके मुख्य कारण नेपाल की लगी सरकार की, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और उनके लिए प्रधानमंत्री वो है, इसके जिम्मेवार है। लेकिन एक आम नागरिक के सोचने की हैसियत से कहा जाए तो ये थोड़ा नहीं होने वाला काम हुआ है, सुधारना जरूरी है। तो अभी वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, जो वहाँ के पब्लिक है, जो आपके देश के लोग हैं, कॉमन पीपल जो हैं, सामान्य लोग? क्योंकि ऐसा था कि लोग बताते हैं कि नेपाल में तो जो सीमाएं हैं, वहाँ लोग सामान भी खरीदने बिहार और बिहार के लोग सामान खरीदने नेपाल नेपाल जाया करते थे। अब जब से तनाव हुआ है और कोरोना का एक तरह से लोग कह रहे हैं बहाना बनाया गया, पर कोरोना के कारण नेपाल की सरकार ने सीमा सील कर दी है, तो उसके देखिए, कारण व्यापारिक नेपाल संबंध और और भारत सांस्कृतिक। के बीच में जी जी तरुण जी, नेपाल और इंडिया के बीच में जो एक रिलेशन है, ये दुनिया किसी भी देशों में ऐसा रिलेशन नहीं है। क्योंकि हम लोग का जो रिश्ता है, एक देश का रिश्ता नहीं है, बल्कि ब्लड का रिश्ता है, रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है इसको। नेपाल के लोगों का इंडिया में शादी होता है, इंडिया के लोगों के नेपाल में शादी होता है। मेन रूप में आपकी इंडिया के जो बिहार और यूपी के जो बॉर्डर जो है, वो नेपाल के जो तराई के जो 20 जिले हैं, उनसे एकदम ओपन बॉर्डर है। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, न नेपाल से इंडिया जाने में कोई दिक्कत है और न इंडिया से नेपाल आने में कोई दिक्कत है। तो सदियों से क्या है कि ये इतना ओपन बॉर्डर है कि रोजमर्रा के जो सामान भी होते हैं, मतलब खाने पीने के सामान से लेकर लगाने के कपड़े से लेकर सारे चीज, नेपाल के बॉर्डर के लोग डायरेक्ट इंडिया जाते हैं। सटा हुआ बाजार ऐसा है, कोई फर्क नहीं है, लोग में फर्क नहीं है, बातें में फर्क नहीं है, भाषा में फर्क नहीं है, वेशभूषा में फर्क नहीं है। जाते खरीद बिक्री होता था। लेकिन
ये जो विश्वव्यापी जो कोरोना का एक कहर चला, इसके बीच में कुछ दिनों तो आपके दिक्कत हुई। वाकई में नया नया एक महामारी फैला हुआ था तो 28 से हुआ था, लेकिन क्या है कि इतना खुला बॉर्डर है कि आप जितना भी रोक पाए, आप बॉर्डर से आने जाने में नहीं रोक पा सकते हैं। तो वो सब चल रहा था। इसी बीच में ये जो प्रधानमंत्री का नेपाल का जो इशू आया और ये नक्शा का इशू आया, उसके बीच में इंडिया नेपाल में क्रैश हुआ और फिर एक दो जगह हम लोगों ने देखा भी कि नेपाल की जनकपुर के पास में आपके इंडिया के जो बॉर्डर है, क्या बोला, सीतामढ़ी के पास से इंडिया के आदमी आ रहे थे तो उनको नेपाल की पुलिस से गोली से मर गए। इस तरह के दो तीन वारदातें हुई। दिक्कत तो होती है अगर आपके सेंटर में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री जितने ओहदे के लोग, अगर आप इस तरह से बीच में आप देखें कि बहुत सारे वाक्य भी उन्होंने बोला। अब हम अभी के लेटेस्ट बता देते, उन्होंने बोला कि नहीं, अयोध्या तो ओरिजिनल अयोध्या नेपाल में है। देखिए, ऐसा है कि वो खुद एक नेपाल में एक मजाक के पात्र बने हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री किसी से छुपा हुआ नहीं। आप अगर सोशल साइट अगर देख लीजिए तो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ, प्रधानमंत्री बस एक नेशनलिज्म को मुद्दा चला के और सत्ता में टिके हुए हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि नेपाल एक बहुराष्ट्रीय देश है। जैसे कि भारत बहुराष्ट्रीय देश है, वहाँ पे बहुत किस्म के राष्ट्रीयता है। वहाँ पे कोई मराठी है, कोई बिहारी है, कोई यूपी है। तो अभी तक नेपाल को यही देखा जा रहा था कि नेपाल छोटा सा देश है जो चाइना और इंडिया के बीच में बसा हुआ है, लेकिन नेपाल में अंदर बहुत विविधता है। तो जो प्रधानमंत्री है, आप इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि नेपाल में भी दो समुदाय हैं, एक मधेसी समुदाय है और एक पहाड़ी समुदाय है। तो प्रधानमंत्री पहाड़ी समुदाय के आते, उन्होंने जब मधेश में अपने अधिकार के लिए, जो मधेश के लोग हैं जो मूल रूप से कुछ सैनिक पहले के यूपी और बिहार से आते हैं, तो वो जो नेपाल में अपने अधिकार के लिए, अपनी नागरिकता के लिए जब आंदोलन कर रहे थे, तो वही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गोली चलवाए और कई मधेशियों को उन्होंने मरवा दिया है। तो उनका शुरू से ही जो मधेश के लोगों पर उनका जो कॉन्सेप्ट रहा है वो नेगेटिव रहा है। और अगर बॉर्डर में कोई कड़ाई भी होती है तो पहाड़ के लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ता है। मधेश के लोग बैठते हैं बॉर्डर पर, मधेश के लोगों को इफेक्ट पड़ेगा, तो उनका परवाह न किए बिना वो अपने बयान देते जाते हैं और संबंध को बिगाड़ने से खुले हुए कहा पर ही लोगों का एक मानना है और देखा भी जाता है वही। तो में उनका यही दिक्कत है। और बॉर्डर में समस्या उनसे तो आवाजाही में दिक्कत है। अभी जो स्थिति है हमारे नेपाल में, दूसरे टर्म का लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना के बाद, 4 महीने पहले से, फिर अभी लगा हुआ है। तो दिक्कत है, अभी बॉर्डर आवाज जाओ की समस्या है, लेकिन इसको समाधान करना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का अपना मांग है या कहना। एक चीज जो मुझे जानना है थोड़ा, मधेश और पहाड़ी जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री अपने एक बड़े समुदाय को एक तरह से अलग थलग, मधेश को लेकर 2016-17 के आसपास उसी वर्षों में आंदोलन भी हुआ था, तो इतने बड़े समुदाय को नजरअंदाज करना क्या उनके लिए मतलब इतना आसान होता है? क्योंकि हम देखते हैं राजनीतिक तौर पर ये बहुत कठिन चीजें होती हैं कि आप एक पूरे समुदाय को अलग थलग कर दें। तो वो आखिर क्यों, मतलब पहाड़ी होने के बाद वो क्यों अपनी ही जनता को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? देखिए, नेपाल में जो 2016-17 बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2009-10 में नेपाल में मधेसी आंदोलन शुरू हुआ है। 2009, 8, 9, 10 में शुरू हुआ। तो उस समय क्या था कि जो मधेश के लोग हैं उनको इस देश में दूसरे या तीसरे दर्जे का दर्जा दिया जाता है। आप यहाँ तक बता सकते हैं कि नेपाल में आपको 3 तरह के नागरिकता मिलते हैं। एक तो हो गया बंसल, जिनसे पहाड़ी लोग, पहाड़ी शासक को बोला जाता है। यहाँ पे लोगों का शुरू से ही अधिकार है कि वो लोग बंसल नागरिकताधारी लोग हैं, जो कि नेपाल में कुछ भी कर सकते हैं। नेपाल में व्यापार व्यवसाय से लेकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, मतलब सारे संवैधानिक निकाय पे भी जा सकते हैं। और पहले क्या था कि नेपाल और इंडिया का रोटी बेटी का संबंध था, तो इसमें क्या था कि इंडिया की अगर लड़की से शादी करके आप नेपाल में ले आए तो आते समय ही
अगर वो इंडिया की नागरिकता छोड़ देते हैं तो नेपाल में उनको सिटीजनशिप मिल जाता है। अभी बीच में क्या एक प्रावधान आया कि अगर आप शादी करके ले आते हैं तो फिर आपको कम से कम 11 साल नेपाल में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगा। तो ये सब बहुत सारे मुद्दा थे जिनको लेकर यहाँ के मधेसी समुदाय ने आंदोलन किया। और आप जो पूछ रहे थे कि एक बड़े तबके को ऐसे नजर से क्यों देखते हैं, तो इसका मैं आपको बता दूं कि नेपाल में मधेसी समुदाय में ही जो लोग हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो दरबारिया लोग जो कहते हैं, वो राजा जब थे नेपाल में राजा का शासन था तो उस टाइम में फायदा लेते थे और कांग्रेस पार्टी का सरकार था उस टाइम लेते, अभी कम्युनिस्ट पार्टी इस टाइम लेती है। तो वो लोग एक वोट बैंक अपना कैप्चर करके रखे हुए थे। लेकिन आम नागरिक को कोई भी राइट ना देके बस हमें मिल जाए, हम खुद तो आम नागरिक के साथ वो लोग चलते थे। लेकिन 9-10 में जो आंदोलन हुआ उससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, मधेसी पार्टी का जन्म भी हुआ और मधेसी पार्टी के जन्म होने के बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं मधेश के जिनको पूरा किया भी गया बाद में, और बहुत सारे मुद्दा अभी बाकी भी है। और दूसरा बात क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया मधेसी समुदाय यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं पुरखौली रूप से। तो नेपाल में क्या है कि आपको एक नेशनलिज्म का हवा फैला है और जो पहाड़ी समुदाय का वोट है उसको कैसे कैप्चर किया जाए, ये नेपाल के जो प्रधानमंत्री है और उनका जो पार्टी है, उनका एक अपना एक कंसर्न है, अपना एक कंसेप्ट है कि भाई हम एक इंडियन को गाली देंगे तो फिर पहाड़ में हमको वोट मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब लेना देना सब इंडिया से, फिर भी गाली इंडिया को ही देना है। तो एक ट्रेंड चला हुआ है नेपाल में जिसको केपी ओली पैसा दिए हुए हैं और इन्होंने आगे बढ़ाया है। मेन बात यही है। और बाकी आप बता रहे थे कि इसमें उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका जहाँ से सीट आना है जहाँ से जीतना है वो जीत जाते हैं। बस लोगों को तकलीफ है, लोगों को दिक्कत है, वो दिक्कत देते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी बताऊंगा। एक चीज और जो अभी अगर हम देखें चीन का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप बढ़ा है नेपाल की, अगर हम बात करें वो अब नेपाल में मेरिडियन पढ़ाई भी जाएगी। जब राष्ट्रीयता और नेशनलिज्म की बात ओली एक तरफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ओली, और उनका कहना है कि मधेश या वो जो क्षेत्र जिसके कारण वो भारत से अलग होना चाह रहे हैं या भारत से तनाव थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं, नेशनलिज्म का जो वो आवरण लिए हैं, उसी समय चीन का भी तो बहुत तेजी से हस्तक्षेप बढ़ रहा है। और जो मेरी जानकारी के अनुसार और जो मैंने कुछ आपके यहाँ के आर्टिकल पढ़े उसके अनुसार कि अब पहाड़ी कुछ इलाकों में चीन को पूरी तरह से आधिपत्य भी दे दिया गया, मतलब अधिकरण कर लिया है चीन ने। इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरा, जो मेरिडियन पढ़ाई जाएगी कुछ इलाकों में और इन्वेस्ट करने जा रहा है चीन खासकर भाषा के तौर पर, उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, उसका क्या रिएक्शन है? और इसमें आपने दो बातें पूछी। एक तो ये मेरी पढ़ाई के बारे में पूछे। पिछले लगभग 1 साल ले लिया जाए, 1 साल पहले चाइना के राष्ट्रपति का नेपाल भ्रमण हुआ। उस समय नेपाल का ट्रीटी भी हुआ था चाइना से कि नेपाल में चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, उसके लिए कुछ निस्तान जिले में अस्पताल भी खोला जाएगा। 3 समझौते हुए थे और उनके लिए चाइना इन्वेस्ट करेगा। तो वाकई जाहिर है कि नेपाल में जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और वो 2/3 बहुमत से जो सरकार बैठी हुई है, उस अवस्था में क्या है कि उसके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो चाइनीज नहीं है कह के नहीं कहा जा सकता। और इनके जो कार्यक्रम जो दिखते हैं, क्योंकि नेपाल में पहली बार ऐसा हुआ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जो एक भगवी संबंध होता है उसको कायम किया गया। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आके नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को प्रशिक्षण भी दिए। तो नेपाल में इस टाइप का एक माहौल क्रिएट किया। जाहिर है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट है चाइना का, नहीं तो बात नहीं है। और बीते दिनों में जो चाइनीज इन्वेस्टर का जो नेपाल में डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्ट जो पार्टी के नेताओं से रात तक सुबह मिलती है, जिस टाइम हो उस टाइम जाकर मिलते। और जो बीच में आपको बता दूं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में छूट होने वाला है। एक अध्यादेश, एक बिल लाए, ऑर्डिनेंस लाए थे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर
जिससे उनको वो खुद पार्टी को तोड़ के और अपने पद में बना रहना चाहते थे। इसका एक क्या बैकग्राउंड है कि जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल, केपी ओली की पार्टी, और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मॉडल, जो प्रचंड जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनके पार्टी के बीच एकीकरण करके और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बना हुआ है। तो जब ये दोनों का एकीकरण हो रहा था तो इन लोगों का था कि भाई 2.5 साल आप प्राइम मिनिस्टर बनिएगा, 2.5 साल हम बने। और जब 2.5 साल बीत गया केपी ओली का, फिर परसेंट तो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट नहीं दे रहे थे, तो पार्टी में छूट की स्थिति थी। और उस छूट की स्थिति को लगभग लगभग उससे आगे निकल जाने के लिए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि पार्टी में और संसद में 40% जिसका सांसद संख्या और सेंट्रल कमेटी मेंबर रहेगा, वो अगर मतलब कि अगर राजामंदी दे रहे तो पार्टी छूट सकता है। पहले का एक कानून था, लेकिन उस कानून में क्या परिवर्तन की ऑर्डिनेंस के जरिए कि पार्टी या संसद में किसी में भी एक में अगर आपको 40% बहुमत पहुंचा देते हैं, क्योंकि 40% का बहुमत है तो पार्टी आप छोड़ सकते हैं। इसका बहुत विरोध हुआ, बाद में पार्टी छूट के कंगाल में था कि चाइनीज एम्बेसडर आके पार्टी को बचाए। तो ये एक बैकग्राउंड है। दूसरा चीज आप बोले कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। देखिए, और चाइनीज जो विस्तारवाद है, चाइना नेपाल में पहले से बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है। इसका कारण एक इंडिया से क्रैश करवाना भी होगा, और चाइना और इंडिया के बीच में हो रहे जो अभी फिलहाल में जो है दोनों देश के बीच में चल रहा है, उसमें एक कारण है चलो पड़ोसी देश को अपने साथ में लेके चले। और देखिए, चाइना में आप बताएं कि स्कूल और भाषा की नहीं, चाइना में यहाँ तक भी हो गया है कि चाइना के जो वहाँ पे जो रणनीतिकार है, उन्होंने यहाँ तक भी हम लोगों को समाचार स्रोत से मिला है, नेपाल के जो 77 डिस्ट्रिक्ट है नेपाल नीचे और ऊपर मिला के, उसमें से 55 डिस्ट्रिक्ट जो आपके पहाड़ और हिमालय में पड़ते हैं, चाइना से जुड़े हुए हैं, इंडिया से नहीं जुड़े हुए, ऊपर है। 55 डिस्ट्रिक्ट से चाइना 55,000 युवाओं को आपको चाइनीज सेना में, जैसे नेपाल के जो गोरखा रेजिमेंट इंडिया में है, उस टाइप का रेजिमेंट खड़ा करने जा रहा है चाइना पहली बार, जिसमें नेपाल के 55,000 लोगों को उसमें आर्मी में भर्ती कर सकता है, ताकि इनपुट है। अब इसका कोई आधिकारिक हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग का एक इनपुट है इस तरीके से आया हुआ। तो 55,000 युवाओं को एक चाइना में रख के, चाइनीज आर्मी में रख के गोरखा रेजिमेंट टाइप से खड़ा करके रखना चाहता है, और इसके जरिए वो नेपाल से कब्जा करें या वो अपना किस्म का एक रणनीति बनाना चाहता है। तो इस टाइप से बहुत सारे चीज है जो चाइना अभी अंदर कर रहा है। और एक बात आपने कही कि नेपाल के भागों में तो अधिग्रहण कराया, तो ऐसा है कि इसके बारे में भी नेपाल में बहुत चर्चा हुई। कुछ ऐसे भाग हैं जिसको चाइना ने कैप्चर कर रखा हुआ है, बट नेपाल के ऑफिशियल गवर्नमेंट में जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने जब मिनिस्ट्री में प्रेस रिलीज जारी किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके विरोध में तो किसी को कुछ कहने की हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि नेपाल की एक बहुत बड़ा मीडिया है, कांचीपुर कम्युनिकेशन पार्टी, कांचीपुर पार्टी नेपाली का नंबर 1 न्यूज पेपर, न्यूज। जी जी हाँ हाँ, इसके एक सीनियर पत्रकार थे बलराम बनिया करके, जो कि वहाँ पे डिप्टी एडिटर, और उन्होंने ये न्यूज को ब्रेक किया था। चाइना ने नेपाल के कुछ हिस्से में 7 से 8 हिस्से में कब्जा कर रखा है, और बाद में इसको लेकर चाइना एम्बेसी से भी आपको मतलब प्रतिक्रियाएं आई। उसके बाद प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा, और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने तो बाकायदा आपको प्रेस रिलीज करके ही बताया कि नहीं ऐसा ही सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं, वो जो पत्रकार ने ब्रेक किए थे एक सीनियर पत्रकार थे, और दुख की बात यह है कि 2 दिन पहले वो कहीं पे मृत पाए गए। तो इसको भी इस चीज से जोड़ कर देखा जा रहा है, और उनको मतलब कोई नदी में मृत पाए गए हैं, तो उनका भी एक अनुसंधान और होना चाहिए, करके आवाजें उठ रही हैं। और इससे उन चीज का क्या कनेक्शन है ये भी खोलना बाकी है। एक चीज और जो मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आपके यहाँ तो अब राज परिवार पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसका शासन भी, लेकिन जो राज परिवार से जुड़े लोग हैं या जो अभी भी सक्रिय हैं, जो राज परिवार से जुड़े रहे हैं,
राजनीति या अन्य जगहों पर सक्रिय हैं। तो मुझे ये जानना है कि उनकी क्या भूमिका है और वो किस तरह से पूरे प्रकरण पर इंडिया, चाइना, नेपाल का जो एक रिलेशन इधर-उधर हो रहा है या तो उस पर उनका क्या रिएक्शन है, अगर वो एक्टिव हैं तो, या उनकी तरफ से कोई बात? देखिए, राज परिवार खत्म हो गया तो नहीं कह सकते हैं, राज परिवार का शासन खत्म हो गया कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी नेपाल के जो राजा थे ज्ञानेंद्र शाह वो जीवित हैं, उनके बेटे पारस थे वो भी जीवित थे, लेकिन सक्रिय रूप से किसी पॉलिटिकली वो आगे नहीं मूव करते हैं। और मैं बता दूं कि आपको जो नेपाल की जो राजा के जो बहू थी हिमानी, वो थोड़ी सी सोशली सक्रिय है, एक्टिव है, मतलब सोशल सेक्टर में हिमानी चला रहे, लेकिन उनसे जुड़े जो पार्टी वगैरह थे वो अपने पहले जितने थे उतने ही हैं, उसका कोई नेपाल में उतना राजनीतिक भविष्य था भी नहीं और दिखता भी नहीं है। एक पार्टी था राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का, दो तीन पार्टी थे वो पहले राजा के शासन में उनके साथ थे, लेकिन अभी भी उन लोगों ने भी नेपाल से जो उनका अपना पार्टी का अंदरूनी जो एक विधान होता है उसमें से राजतंत्र हटा दिया है, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी नहीं वो लोग चले गए, तो उस टाइप का कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, राजा के ऊपर और राजा शासन के ऊपर लोगों का सिंपैथी है। तो ये करीब मैं एक बात आपको बता दूं कि नेपाल ऐसा देश है जहाँ पे आपको हर एक 15 वर्ष के बाद एक नया नया शासन प्रणाली देखने को मिलता है। हर 15, क्योंकि नेपाल के अगर 50 साल के भी कोई लोग होंगे 60 साल के, तो उन्होंने नेपाल की 4 व्यवस्थाएं देख चुकी होगी। काल में राजा शासन भी देखा होगा, प्रजातंत्र भी देखा होगा, लोकतंत्र भी देखा होगा, गणतंत्र भी देखा होगा, अभी ये जो हम लोग फेडरल सिस्टम में गए हैं वो भी देखा होगा। तो यहाँ पे सत्ता का भी एक सत्ता का और जो व्यवस्था का है परिवर्तन होता रहता है, लोग परिवर्तन चाहते रहते हैं। तो कोई नामुमकिन नहीं है कि कौन फिर से क्या करके आ जाए, राजा ही आ जाए या सैनिक शासन लग जाए या राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो इस देश का अभी जो नेपाल में जो एक राजनीतिक रूप से जो सत्तासीन पार्टी है उसके भीतर जो एक अंदरूनी बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, क्रैश चल रहा है, तो इससे ये भी हो सकता है बहुत सारे अटकलें हैं कि राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है या संसद भंग भी किया जा सकता है। तो कुछ भी पॉसिबल है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। जी, तो ये जो शासन आ रही है सामने, ये कौन लोग कर रहे हैं? सत्ता सरकार से जुड़े हुए लोग, क्योंकि हम सभी जानते हैं जिस तरह से आपने बताया भी कि धूमल जो 2.5 साल के टेन्योर के बाद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि चीनी दूतावास के हस्तक्षेप के बाद वो सब चीजें दूसरी तरफ हो गई। तो ये कौन लोग हैं जो चाह रहे हैं कि नहीं सरकार भंग कर दी जाए, संसद भंग कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? ये पार्टी के भीतर भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पार्टी मिलकर एक पार्टी बनी हुई है। तो क्या है कि जो केपी ओली के जो पहले के पार्टी था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएनएल था, उसके अंदर ही आपको संसद में पहले के 3 और प्रधानमंत्री बैठे मिलते हैं, जो कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल ऐसे प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो उन्हीं में आपका टक्कर है, वही चाहते हैं, वही लोग चाहते हैं कि केपी ओली को हटाया जाए, जो समझौता सहमति हुआ था। और जो अभी के जो नेपाल के प्रधानमंत्री के जो क्रियाकलाप, क्योंकि मैं बता दूं कि पहले के जो भी प्रधानमंत्री थे चाहे जो हो, भारत से बहुत अच्छा रिश्ता था, तो चाइना को भी मतलब कि अपने अंदर में अपने हाथ में लेके चलते, लेकिन भारत से बहुत अच्छा रिश्ता था। तो केपी ओली का उदय ही भारत के विरोध करके हुआ है। उन्होंने अपना चुनाव भी उसी एजेंडा पर जीता कि हम एंटी इंडियन है। तो पहाड़ में एक बड़ा हुजूम बना, चुनाव जीते, लेकिन अभी का जो सिचुएशन हो गया है तो लोग उसका अपना एनालिसिस कर रहे हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में जो टकरार हो इससे और आगे बढ़े, और इसको रोकने के लिए कम से कम केपी ओली को नीचे बैकअप होना पड़ेगा, बैकग्राउंड होना पड़ेगा। इसके लिए वो लोग चाहते हैं कि या तो आप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो चेयरमैन पद है उसको छोड़ दीजिए कार्यकारी, या फिर आप प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन वो चाहते हैं दोनों पद में बने। एक दिक्कत हुआ। दूसरा चीज क्या है कि आप किसी भी पीछे कौन, तो देखिए इंडिया में जब आपका
कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस आई की सरकार थी, तो नेपाल में भी कांग्रेस आई की सरकार थी। तो दोनों के विचार मिलते थे और नेपाल इंडिया के बीच में उस टाइप का इतना हद तक कभी भी कोई मतलब कि मन मुटाव नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो हम बता रहे थे, अब नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की दो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं। तो पार्टी पार्टी में भी संबंध नहीं है, देश देश में संबंध होता है, पार्टी पार्टी नेता नेता के बीच में संबंध होता है। तो उस टाइप का संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। तो ये भी कारण है, ये कुछ और समझते हैं या वो कुछ और समझते हैं, इस टाइप से भी आपको दिक्कत है। हेलो, मान लीजिए चुनाव होते हैं और आप कह रहे हैं कि लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई भारत और नेपाल के रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं, और स्वाभाविक है उसका असर दोनों ही देशों की जनता पर बहुत पड़ा है, और दोनों देशों की जनता नहीं चाहती है इस तरह के कोई रिश्ते कि हम बिगड़ जाए हमारे बीच के रिश्ते। अब अगर आज चुनाव होने की दिशा होती और संसद आप नेपाल की संसद भंग होती और चुनाव के लिए सभी विपक्षी पार्टियां या सभी सत्ताधारी पार्टियां जाती हैं, तो ऐसी आने की कितनी संभावना है? क्या फिर ओली और प्रचंड ही मिलकर सरकार बनाएंगे, या फिर जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे आपने कहा नेपाल प्रजातांत्रिक पार्टी और फिर मधेशियों की भी जो एक पार्टी है, इन लोगों की कितनी संभावना है, वो सत्ता में कैसे आ सकते हैं क्या? हाँ, सही प्रश्न पूछा आपने, बढ़िया बात है। जो अभी की जो अवस्था है इसमें नेपाल के जो ये सत्ता में बैठे हुए नेपाल के इनके लोगों में खासी नाराजगी है, क्योंकि इनका जो एक योजनाएं, ये मतलब कि ख़याली पुलाव पकाते हैं कहते हैं, तो उनका इस टाइप का योजना वगैरह है। अब एक एक इशू पर डटे रहते हैं, वो अलग चीज़ है, एक उनकी खूबी है कि जो इशू करते हैं उसको, लेकिन वो इशू ऐसा होता है कि कामयाब ना हो पाए। अब इसको मद्देनजर अगर करके देखा जाए तो नेपाल का अभी का सबसे मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टी है, जो कि सत्ता में बहुत दिनों से रहा हुआ है। उसके बाद मधेशियों का पार्टी है, उसके बाद राष्ट्रपा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और कुछ और पार्टियां हैं। तो अभी के अवस्था में देखा जाए तो मधेशीय पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अलायंस होके लड़ने की लोग की बातें चल रही है। तो जैसे हुआ तो फिर प्रचंड ओली को दिक्कत हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि चुनाव से पहले ओली और प्रचंड साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो ये भी हो सकता है। और इस अवस्था में अगर चुनाव हुआ तो उन्हीं को झटका लग सकता है, बहुत जोर से झटका लग सकता है, वो सत्ता में से नहीं आते। और इसी के कारण वो चाहते हैं कि मेरा ये लास्ट टर्म है, मैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में बना रहूं, मैं हाथों में हूँ, इसीलिए मुझको काम रहे हैं, पार्टी को साथ को लटका के और अपने बस सत्ता का भोग कर रहे हैं, ये अवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने कई अलग अलग चीजों पर बहुत स्पष्ट और बहुत ही क्लियर बात रखी। भारत की भी चीज जनता जो है उसको समझ में आएंगी कि आखिर नेपाल के आंतरिक चीजों पर क्या चल रहा है, और आपने जो स्पष्टता बड़े बारीकियों से समझाया कि आखिर क्या भारत और नेपाल के रिश्ते और किस तरह से तल्खी के कारण क्या हैं, चीन से करीबियों के कारण क्या हैं, और कांग्रेस आई का जो आपने जिक्र किया, और नेपाल में जो कांग्रेस थी उसका उसके बीच का संबंध, और भारतीय जनता पार्टी और फिर लेफ्ट का जो एक तरह से दो अलग अलग सेंटर हैं, वो लोग की सरकार आने के बाद क्या रिश्ते, बहुत ही विस्तार से आपने बहुत कुछ बताया। एक बहुत बड़ा समय देने के लिए, बड़ा इसलिए क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा की लंबी बातचीत हम कर चुके हैं। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और अब फिर हम थोड़ा और समझने की कोशिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा करेंगे आने वाले दिनों में कि नेपाल और भारत रिश्ते कैसे बेहतर संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।